हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएस सर जी में। साथियों, आज की इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ आज की प्रमुख खबरों को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें, उसके बाद डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित। क्या है बड़ी खबर? शून्य अंक वालों के हो गए 54 और जिनको मिला था 1 अंक उनको मिल गए हैं 56 अंक। क्या है खबर, जान लेते हैं विस्तार से। शिक्षक भर्ती घोटाला, शून्य के हो गए 54 और 1 वाले को मिले 56 अंक। वेबसाइट पर मौजूद एसएससी की ओएमआर सीट से हुआ है खुलासा। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से फटकार खाने के बाद अंततः पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी ने 3478 परीक्षार्थियों की ओएमआर सीट वेबसाइट पर डाल दी है। इसमें यह देखा जा रहा है कि लिखित परीक्षा में जिनके शून्य अंक थे उन्हें गैरकानूनी तरीके से नियुक्त करने के लिए सर्वर पर अंक बढ़ाकर 54 कर दिया गया। किसी को अगर 1 नंबर मिला था तो उसे 56 अंक कर दिया गया है। भ्रष्टाचार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीरभूम जिले के शांतिनिकेतन इलाके में एक दुकान से केक खरीदने पर उसका पैकेट ओएमआर सीट से बना हुआ मिला है। इसकी जानकारी केंद्रीय एजेंसियों को दी गई है, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। न्यायाधीश अभिजीत गांगुली की टिप्पणी के बाद एसएससी ने 3478 ऐसे परीक्षार्थियों की ओएमआर सीट वेबसाइट पर डाली है। आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ाए गए हैं नंबर। 3030 लोगों के अंक बढ़ाए गए हैं। इसमें बताया गया है कि किस परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा में कितने अंक मिले थे और गैर कानूनी तरीके से उन्हें नियुक्त करने के लिए सर्वर पर कितने अंक बढ़ाए गए। इनमें से 3030 लोगों के अंक तो आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ाए गए हैं। सर्वर पर कई गुना बढ़ाकर अंक दिए गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी मिली है। वेबसाइट पर प्रकाशित सूची पर जिनका सीरियल नंबर 3031 से 3392 है उनका लिखित परीक्षा में प्राप्तांक और एसएससी के सर्वर पर ओएमआर का प्राप्तांक एक ही है। इसके बाद 3392 में से अंतिम तक जो सूची है उसमें प्राप्तांक और ओएमआर नंबर में बड़ा अंतर है। एक अधिकारी ने बताया कि नियुक्ति घोटाला बहुत बड़ा है और 350 करोड़ से अधिक का हो सकता है। उल्लेखनीय है कि ईडी ने 2 दिन पहले की ही कोर्ट में हलफनामे के जरिए दावा किया है कि नियुक्ति भ्रष्टाचार 350 करोड़ से अधिक का है। तो साथियों, इस तरीके की लगातार घोटाले आप सभी लोगों को पूरे भारत देश में देखने को मिल रहे हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा शांत नहीं हुआ है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर निकल कर आ रही है शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के। अब मूव करते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आयोजित होने वाली पीटी के एग्जाम को और उससे संबंधित महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के है। क्या है खबर? यूपी टीटी की तरह पीटी में भी निर्धारित हो क्वालिफाइंग नंबर। खबर जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीटी की तरह प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी पीटी में भी क्वालिफाइंग नंबर निर्धारित किए जाए। छोटा इमामबाड़ा स्थित सरयू लॉज में मंगलवार को आयोजित अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम में यूथ अड्डा में प्रतियोगी छात्रों ने यह मांग उठाई। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि पीटी में लाखों परीक्षार्थी शामिल होते हैं, लेकिन क्वालिफाइंग नंबर पहले से निर्धारित न होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म भरने के बाद भी भर्ती परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाते हैं। बहुत कम सीटों पर वैकेंसी आने से मेरिट ज्यादा चली जाती है। अगर क्वालिफाइंग नंबर पहले से निर्धारित हो जाए तो प्रतियोगी छात्र उसी के अनुरूप तैयारी करेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा की भर्ती में 95% मेरिट जाने से अधिकतर छात्र परीक्षा से वंचित रह गए हैं। आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह ही अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करना चाहिए और परीक्षाएं भी समय से करानी चाहिए। सीटें खाली होने के बाद भी यूपी ट्रिपल एससी नई भर्तियां नहीं कर पा रहा है। छात्रों ने भर्ती में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। कहा कि लेखपाल की 8,000 सीटों पर होनी थी परीक्षा और 15,000 सॉल्वर पकड़े गए हैं। ग्राम विकास अधिकारी यानी बीडीओ की परीक्षा 2018 में निरस्त हो गई और 5 साल बाद भी परीक्षा दोबारा नहीं कराई जा सकी है। दरोगा भर्ती की हालत इससे भी बदतर रही है। भ्रष्टाचार के तमाम सबूतों के बावजूद भर्ती को निरस्त नहीं किया गया है। तो साथियों, आप सभी को बता दें, प्रतियोगी छात्रों के द्वारा यूपी टीटी की तर्ज पर यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पीटी का जो एग्जाम आयोजित किया जाता है उसके लिए भी एक निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क डिसाइड करने के लिए आयोग और पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। अब देखना है कि आयोग क्या यूपीटीटी की तरह पीटी में भी निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क डिसाइड करेगा और उसके अंतर्गत आने वाले सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, जिस तरीके से यूपीटीटी में किया जाता है, या जो उनका पूर्व रूप से चला आ रहा नियम उसी के तहत आगे भी आने वाली पीटी के
एग्जाम देखने को मिलेंगे। जो भी अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे, इसके लिए चैनल से जरूर जुड़े। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर निकल करके आ रही विकास प्राधिकरण में 300 अभियंताओं की भर्ती को लेकर के। क्या है खबर, जान लेते हैं विस्तार से। राज्य सरकार विकास प्राधिकरणों में सालों से खाली अवर अभियंता व सहायक अभियंता के करीब 300 पदों को भरने जा रही है। जेई और एई के पदों पर सीधी भर्तियां की जाएंगी और अधीक्षण अभियंता व मुख्य अभियंता के पदों को पदोन्नति के आधार पर भरा जाएगा। प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में सालों से अवर अभियंताओं के पदों पर भर्तियां नहीं हुई। विकास प्राधिकरणों में अवर अभियंता सिविल के 380 पद हैं, इनमें से 52 खाली हैं। इसी तरह विद्युत यांत्रिक के 173 में से 152 पद खाली। सहायक अभियंता के कुल 181 पद हैं, इसमें से 91 पद पदोन्नति से भरे जाने हैं और सीधी भर्ती के 90 पदों में 63 खाली हैं। इनमें से 21 का चयन लोक सेवा आयोग से हो चुका है। शेष खाली पदों की जल्द भरने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। तो आप सभी को बता दें, विकास प्राधिकरणों में अभियंता के रूप में अपनी जीवन को स्थापित करने के लिए सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। जो अभ्यर्थी इसकी योग्यता रखते हैं वो इन सभी भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही है वन रक्षक परीक्षा 20 से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन रक्षक व वन्यजीव रक्षक के 655 पदों पर भर्ती के लिए दक्षता परीक्षा 20 से मार्च से 17 अप्रैल तक आयोजित कराएगा। जो इन अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है सभी लोग अपनी तैयारी को अंतिम चरण में पहुंचाकर फोकस करते हुए एग्जाम बीट करने के लिए अपनी ताकत को झोंक दें और तैयारी को अंतिम रूप दें। अब मूव कर लेते हैं आज की अगली प्रमुख खबर जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती की तरफ बढ़ने से पहले एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ने एपीएस भर्ती मामले में तलब की है आख्या। चयनित अभ्यर्थियों के स्थायीकरण को लेकर तेज हुआ है विरोध। एपीएस भर्ती 2010 की हो रही है, सीबीआई जांच, दर्ज है कई मुकदमे। खबर जानते हैं विस्तार से। अपर निजी सचिव यानी एपीएस भर्ती 2010 के 221 चयनितों के स्थायीकरण के मामले में मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग से आख्या तलब कर ली है। एपीएस भर्ती 2010 की सीबीआई जांच चल रही है। इस भर्ती में धांधली को लेकर सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि जांच पूरी तरह स्थायीकरण की प्रक्रिया रोक दी जाए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि एपीएस 2010 के तहत चयनित 221 अभ्यर्थी सचिवालय में कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश के चयन में फर्जीवाड़ा और धांधली की गई है। सीबीआई ने भी प्रारंभिक जांच में पाया कि भर्ती में घोटाला करके लोगों का चयन किया गया है। सीबीआई इस मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना कर रही। अवनीश ने सीएम को लिखे पत्र में दावा किया है कि सचिवालय प्रशासन के कुछ अफसरों और भर्ती घोटाले से चयनित कुछ अभ्यर्थियों ने मुख्य सचिव की बैठक में भ्रामक और गलत तथ्य प्रस्तुत कर सीबीआई जांच में घिरे एपीएस चयनितों के स्थायीकरण पर निर्णय करा लिया है। जबकि सीबीआई जांच पूरी होने तक संदिग्ध चयनितों का स्थायीकरण नहीं होना चाहिए। शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग को पत्र जारी कर कहा गया कि इस पूरे मामले का परीक्षण करा के 1 सप्ताह के भीतर आख्या प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से पत्र जारी किए जाने के बाद एपीएस भर्ती के चयनितों के स्थायीकरण की प्रक्रिया पर ग्रहण लग सकता है। तो ये थी मुख्यमंत्री की तरफ से एपीएस मामले में लेकर के बड़े जो शासनादेश जारी किया गया उसको लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट। अब चलते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले में 6800 सूची हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के द्वारा निरस्त किए जाने के बाद गतिरोध बढ़ गया है और जो आदेश निकलकर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से आया है वो कहीं ना कहीं गतिरोध को और बढ़ाने वाला है और इस मामले की जटिलता को और बढ़ा दिया है। क्योंकि जिस तरीके से 6800 सूची रद्द की गई है और पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती को रिविजिट करके नई लिस्ट बनाने को तैयार करने का आदेश निर्गत किया गया है सरकार को 3 महीने के अंदर, उससे कहीं ना कहीं अब जो है और दिक्कतें बढ़ने वाली हैं सभी अभ्यर्थियों की, बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार की। उसी क्रम में आपको बता दें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का करेंगे घेराव। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच की तरफ से दिए गए फैसले का आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने विरोध किया है। कहा है कि कोर्ट का फैसला आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के गले नहीं उतर रहा है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला बेसिक शिक्षा नियमावली के विरुद्ध है और भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने की बजाय उलझा दिया है। ऐसा सरकार की कमजोर पैरवी के कारण हुआ है। मंगलवार को दलित पिछड़ा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमृत पटेल ने कहा कि कोर्ट में सरकार की तरफ से कमजोर पैरवी की गई है, जिसके कारण सरकार के द्वारा जारी 6800 चयनित अभ्यर्थियों की सूची रद्द कर दी गई और पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिर से रिव्यू करने का आदेश दिया है। अमरेंद्र पटेल ने कहा कि सरकार मजबूत पैरवी करती है तो आज पिछड़े वंचित समाज के अभ्यर्थियों को न्याय मिला होता और साथ ही सभी 6800 चयनित शिक्षक बनकर अपने स्कूलों में होते। पटेल ने बताया कि अपनी मांग को लेकर वह अपने इस आंदोलन को और तेज करेंगे, साथ ही शिक्षा मंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। कहा कि सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे कि वह दलित पिछड़े वंचितों वर्ग के संवैधानिक आरक्षण को देते हुए अभ्यर्थियों को न्याय देना चाहती है या नहीं। अमरेंद्र ने कहा कि हम शिक्षा मंत्री और सरकार के अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे कि वह मामले को डबल बेंच में ले जाकर के आरक्षण की नियमावली का सही से पालन कराएं। गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा
परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन किया गया था, जिसमें आरक्षण विसंगतियों के कारण आरक्षित वर्ग के कई अभ्यर्थी चयन पाने से वंचित रह गए थे और उन्हीं की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी कराने के लिए 5 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 6800 चयनितों की चौथी सूची जारी की गई थी आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के। उसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट का डिसीजन जो आया है वो 69,000 शिक्षक भर्ती को एक बार फिर से विवादों के गर्त में ढकेलने का काम कर दिया है। अब देखते हैं इसी से जुड़ी हुई अगली प्रमुख खबर। आप सभी लोग देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में एक और बड़ी खबर है। शिक्षक चयन सूची का पुनरीक्षण करेगी सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आरक्षित व अनारक्षित दोनों वर्ग के अभ्यर्थी हो सकते हैं इससे प्रभावित, और पूर्व में चयनित गलत तरीके से जो नियुक्ति पाए हैं उनकी जा सकती है नौकरी। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। राज्य सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची का पुनरीक्षण करने की तैयारी में है। इसके बाद दोबारा सूची जारी की जाती है तो आरक्षित व अनारक्षित दोनों वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ द्वारा सोमवार को इस मामले में चयन सूची के पुनरीक्षण का आदेश दिए जाने के बाद मंगलवार को शासन के आला अधिकारियों ने इस पर मंथन किया है। इसमें विधि विशेषज्ञ भी शामिल थे। अधिकारियों ने बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से इस पर जानकारी मांगी है। जानकारी के मुताबिक सरकार पहले चयन सूची का पुनरीक्षण करेगी। सरकार पुनरीक्षण में मिले तथ्यों के आधार पर आगे का निर्णय लेगी। प्रथम दृष्टया जो निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक सूची के पुनरीक्षण का असर दोनों वर्गों के 50-50 अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, यानी 50-50% दोनों वर्ग के अभ्यर्थियों पर पड़ना है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सूची का पुनरीक्षण करेंगे। यानी इस मामले में ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार इस मामले में अभी डीबी में नहीं जाएगी। जो 3 महीने का समय दिया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती को पुनरीक्षित करने का, उसे पुनरीक्षित करेगा। उसके बाद में जो वहां से डिटेल्ड जानकारी निकल कर आएगी या एनालाइज करने के बाद जो डाटा निकल कर आएगा उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। तो पहली प्राथमिकता सरकार की तरफ से लिस्ट रिविजिट करने की है। उसके बाद डीबी जाने का दबाव अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा बनाया जाता है तो सरकार डीबी भी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं इसी से जुड़ी हुई आज की एक और प्रमुख खबर। तो साथियों आप सभी को बता दें, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मामले में जब कोर्ट आर्डर जब से आया है तब से कुल मिलाकर के मामला जो है पूरा और उलझ गया है और अब चयनित और अचयनित सभी को इससे कहीं ना कहीं नुकसान नजर आ रहा है। और जिस तरीके से एटीआरए मुद्दे को डिनाई किया गया है कोर्ट की तरफ से, तो एक कहीं ना कन्फ्लिक्ट तैयार होकर के निकल कर सामने आया है। क्योंकि एक मामले में डबल बेंच में जो आदेश निकलकर सामने आया था उसमें एटीआरए को भर्ती का पार्ट नहीं माना गया था और इसमें एटीआरए को भर्ती का पार्ट मान लिया गया है। कहीं ना कहीं ये आरक्षण को और उलझा देने वाला आदेश हाईकोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आया है और इस मुद्दे को लेकर के साथ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी डीबी जाने के लिए तैयारी में है। वहीं सरकार लिस्ट को रिविजिट करने की तैयारी में है। अब देखना है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो लगातार इको गार्डन में पहुंच गए हैं धरना प्रदर्शन और अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है और उनका संघर्ष जारी है। देखना यह है कि उन्हें डीबी से न्याय मिलेगा या सरकार लिस्ट रिविजिट करके उन्हें न्याय देगी। क्या होगी इससे जुड़ी हुई आगे की बड़ी अपडेट आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके लिए सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो, आप अपने संघर्षों में सफल हों।